ये बहुत बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, सभी तो सकते नहीं हैं। तो हमारे पास क्या आता है, T1 लगे हुए हैं हमारे पास। T1 नहीं है मशरिक वक्त कहीं भी T1 मुझे नज़र नहीं, T1 नहीं है। T1 क्या है, क्लाइमेट टेम्परेचर। इसका क्लाइमेट टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं ये जो काम करता है 45 और 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। इससे ऊपर ये ठूस 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करेगा, ऊपर काम नहीं करेगा। ये मशीन के गुत्ता ले जाए वहाँ तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, वहाँ टेम्परेचर रहता है 50, 51, 52, 53 तक हमने काम किया है। 53 रहता है तो क्या होगा, बाहर की गर्मी इसमें दाखिल हो जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है तो इसके हेड प्रेशर बढ़ेगा, या फ़ौरन ट्रबल कर देगा। अब ये सख्त गर्मी में काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैकेनिक आम होते हैं, दुकानदारी मैकेनिक होते हैं, कोई पानी मारा होगा, कोई क्या करा होगा, कोई कहता गैस कम है, कोई क्या तो क्या है। उस बेचारे में जाने 45 डिग्री सेंटीग्रेड की है। अब इंटरनेट हम लोग नेट को सर्च कर रहे हो, गूगल को सर्च करें, गूगल पे मारेंगे क्लाइमेट टेम्परेचर T1 AC की कैपेसिटी क्या है, क्लाइमेट T1 क्या चीज़ है, तो आपको वो बताएंगे कि T1 के ज़्यादा कैपेसिटी 45 से 46 है। अब मशरिक़ वस्ता में या यूरोप में T2 चलता है। T2 के अंदर क्या है, डबल रूटर है, सिंगल रूटर नहीं है, डबल रूटर है उसके अंदर। उसकी पहचान कैसे होगी, ये T2 पड़ा हुआ है, उसकी जो आपके पास कॉम्युलेटर के साथ सेक्शन लाइन लगी हुई है, ये दो होंगी, एक नहीं होगी, दो लाइनें। तो ये T2 कंप्रेसर है। T2 कंप्रेसर इस टाइम इसने इम्प्रूवमेंट हुई है इसकी, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। 50 पहले 50 था। अभी मेरे पास एक लड़का था, वो मुझे बता रहा था सर ये 55 दुकान पे काम करता था, सेलमैन था, कहता सर अभी ये इन्होंने डॉलेंस वालों ने पता नहीं किस कंपनी में इसको इम्प्रूव किया है, या 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करने लगे। अब नया मॉडल आया है जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, T3। अब जो भी है, हम जिसको सजेस्ट करते हैं, जिसने AC लेना है, हम उसको ये नहीं कहते कि आप ये लें, उसे आप कहते हैं कि आप T3 लें। T3 लें, ये क्या है, ये मॉडल है। T3 के अंदर क्या है, ये 60 से अबव काम करता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इसको असर ही नहीं पड़ेगा। अब क्या है, आम इन कंप्रेसरों के अंदर 4 पोल मोटर है, इसके 4 पोल है, T1 T2 के। T3 8 पोल मोटर, इसके अंदर 8 पोल है। ये ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी रखती है। इसका कंडेंसर आउटडोर का कंडेंसर भी बड़ा है T3 का। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि आपके पास जो मोटर है वो 8 पोल मोटर है T3 के अंदर। तो 8 पोल मोटर बहुत हैवी मोटर है, जितना भी हेड प्रेशर पड़े, जितने भी गर्मी हो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 60 से ऊपर काम कर, 60 में तो बंदा कुछ भी नहीं रहेगा, हमारी वायरिंग वगैरह हर चीज़ को आग लग जाएगी, इतना टेम्परेचर पे तो वैसे नहीं काम करता। तो T3 सबसे बेस्ट है। T3 इस टाइम जा रहा है, जो पिछले सीजन मैंने लगा 185 185 तक जा रहे हैं। अब सुनने में आया तकरीबन 2.5 लाख के करीब चला गया, 220-225 पे जा रहा है। तो वो जो दुकान पे खड़े होते हैं, ये सेलमैन जो होते हैं, इनके पास जो रेट होता है, ये इनका कमीशन अंदर होता है, बहुत ज़्यादा कमीशन होता है। एक AC के पीछे कम अज़ कम 20 से 25 हज़ार रुपये इनका सेट होता है। तो इनके पास होती है कैपेसिटी ये रेट को इतना डाउन करें। कई जगह पर मैं गया 2-10 2 लाख बस फाइनल, 1-90, कहीं और चले गए, हाँ जी हम फील्ड में काम करते हैं, 180 182 तक दे दिया, वही AC वही मॉडल। उन्होंने मार्जिन 180-85 पे भी उनका कमीशन पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। उस सेलमैन ने कहा कि नहीं, मैं इसे नीचे दे नहीं सकता, ये नुकसान है। तो ये जो सेलमैन खड़े होते हैं, इनका बहुत बड़ा कमीशन होता है अंदर जी, तनख्वाह पे नहीं हो रहे तो इनका कमीशन साथ आ रहा होता है, इतने % इसका कमीशन। तो ये अपने ध्यान में रखना है कि आप T3 लेंगे टेंशन फ्री हो गए, T2 लेंगे फिर भी टेंशन फ्री है, T1 लेंगे तो फिर टेंशन ही टेंशन। T1 जब हम लगाने जाते हैं तो हम कस्टमर को बता देते हैं शहजादे इसकी लोकेशन ऐसी रखें जिसमें या नीचे रख दें, छत पे न रखें, छत पे रखा तो ये गर्मी में काम
क्लास 2 घंटे क्लास होती है, इसमें गाली शुरू हो जाती है, अजीब ड्रामा है, तो मिनट पे लगे हुए हैं बोल के आप लोग। ये हिसाब किताब आपका होता है कि आपने जब भी लेना है T2 T3 T1 T1 लेंगे तो फिर इसकी आउटडोर की लोकेशन भी आपने मद्देनजर रखनी है। फिर एक रास्ता होता है आपके पास जहाँ कंप्रेसर कमज़ोर है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, जब मोटर हीटअप हो गई, एक रास्ता आपके पास है, वो रास्ता मैं इख्तियार करता हूँ। हमारा एक्सपीरियंस से आपके साथ चल रहा होता है। आप आउटडोर को इनडोर के नीचे लगाएं, यानी ये इनडोर लगा हुआ है, इसके बिल्कुल बैक पर आउटडोर लगाएं। अब जब आउटडोर लगाएंगे तो आपने क्या करना है, इनडोर का जो पानी है, मॉइस्चर का जो पानी है, वो कंडेंसर के ऊपर गिरे, कंडेंसर के अंदर छोड़ दें। जब ठंडा पानी इसके ऊपर पड़ेगा तो वो अनलोड रहेगा। कॉपर है, ये नहीं गलता, ये लोहा नहीं है, गल जाएगा, इसे कुछ भी नहीं होता। दूसरा अंदर पानी रुकता नहीं है, आउटडोर के अंदर ड्रेन का सुराख होता है, पानी बहुत गिरता है, तो आपके लिए मसला नहीं। तो हर टेक्निक इस्तेमाल होनी चाहिए। जो कंप्रेसर बिल्कुल डल होते हैं, हमें पता है यार ये नहीं चलेंगे, या सेकेंड हैंड हम AC बेच रहे होते हैं, या सेकेंड हैंड कंप्रेसर, मेरी रूटीन ही यही होती है कि मैं आउटडोर के नीचे पहले देखता हूँ, इंडोर के नीचे आउटडोर है तो फिर उसका ड्रेन का पानी उसके अंदर छोड़ दिया, क्या कोई कंप्लेन नहीं, सुकून, आप भी सुकून, क्योंकि आपने गेम कर दी अंदर। हाँ, अगर जो आइंदा जाने वाला मैकेनिक वो फुरलुक खाता है, वो अगले को कहे हाँ यार ये तो ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, पानी अंदर आ रहा है, फिर तो गलत बात है। वरना आप कापर पे जितना पानी डालें, कापर को कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि कापर को जंग नहीं है, लोहा नहीं है। दूसरा, वहाँ पानी रुकता ही नहीं है, पानी रुकने वाली गेम ही नहीं होती उसके अंदर। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना होता है कि मैं क्या करने लगा हूँ, क्या होगा। अभी तो गर्मी नहीं आ रही इतनी, लेकिन जब गर्मी पड़ेगी ना, बड़े सुथरी पड़ेगी। तो इस वजह से अभी से आपने चूल्हे बूढ़े तैयार करके रख लें, काम करना है। तो HVAC वाले तो मैं साथ साथ चलाता रहता हूँ, इनको तो मैं नहीं फारिग होने देता। हाँ, जो माँ प्रोफेसर है उसका इलाज मेरे पास नहीं, जो काम करने वाला बंदा है तो हम साथ साथ उनको चलाते हैं। तो हम साइडों पे जाते हैं, जब कंपनी में कहीं होता है इनको हम मांड के रखते हैं, जिस्म खोलो, काम को समझो, ताकि फ्यूचर रोशन, फ्यूचर बने। ये नहीं यहाँ से गया 2 घंटे के लिए आया, फिर चला गया, टाइम पास किया, वो वहाँ प्रॉब्लम। अब जब आप फील्ड में काम करेंगे, दिमाग खुलेगा, आपको हर चीज़, एक एक चीज़ हम समझा रहे हैं, अब इस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे, आपके लिए परेशानी आती है। फॉल्ट पे काम करें, फॉल्ट में फॉल्ट से सारी गेम है। अब रिले ख़राब हो रही है, कल परसों मैंने समझाया, साथ ओवरलोड चेंज करें, साथ कैपेसिटर काफ़ी लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। ओवरलोड ख़राब हो जाए, रिले ख़राब हो जाए, तीनों चीज़ हम चेंज करते हैं, एक नहीं करते हाँ यार ये ख़राब, इसको चेंज कर देना, तीनों चीज़। फॉरन के अंदर हमें इस तरीके से चलना होता है। फॉरन के अंदर हमें देखते हैं कि क्या से क्या ताल्लुक़ है। अब वहाँ कंप्रेसर बिल्कुल स्टार्ट नहीं ले रहा, तो वहाँ पर पोटेंशियल रिले नहीं लगती, वहाँ पर लगती है बिग किक रिले। आजकल बिग किक रिले क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल, उसके अंदर रिले भी है, कैपेसिटर भी है। वो हमें मिलता है यहाँ पर 500 550 का। अगर हम पोटेंशियल रिले और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएं, ये दोनों चीज़ें आती हैं तकरीबन 4500 4000 की। तो हम कस्टमर से क्या लेंगे, हमें क्या बचेगा? तो इस वजह से हम बिग किक रिले लेते हैं। फॉरन में क्या करते हैं, बिग किक रिले भी नहीं लेते, बाज़ औक़ात वहाँ डबल कैपेसिटर लगता है। यहाँ पे सवाल होते हैं आपसे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दरअसल जितने भी दुख होता है मुझे कहते हुए कि जितने भी टीचर बैठे हुए हैं फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, कोर्स किए, डिप्लोमे ने किए, कॉलेज खोल लिए, एक्सपीरियंस बुक्स पे चल रहे थे। अब जो फील्ड में या मेरा पढ़ा हुआ लड़का वहाँ चला जाए तो उसको अपसेट कर देती हैं, ये कैसे हो सकता है, किस तरह हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है, वो वहीं तक महदूद है जहाँ तक बुक्स है। अब ये कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो गई है, उनको कोई पता नहीं, वो तो किताबें क्लियर है, किताबें। अब ये बड़ा स्टैंड भुगतान है हमारे पाकिस्तान के अंदर, जितने भी इंस्ट्रक्टर यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में मेरे अलावा सब किताबें कीड़े, बस बुक्स पे चल रहे हैं, जो बुक्स है उसी को फॉलो कर रहे हैं। भाई अपने नॉलेज लिखें अपने पेपर के अंदर, इस टाइम मार्केट के अंदर ये हिसाब हो रहा है। इस वजह से दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि USA का कैपेसिटर क्या कह रहा है, फील्ड क्या कह रही है।
ताकि आप उसे बता सकें सर बुक्स तो ये कहती है लेकिन ये कैपेसिटर मुझे लगा के दिखाए ना एसी में, एसी कैसे चलता है, एसी चलता ही नहीं क्योंकि कैपेसिटर में जान ही नहीं है। वो कैपेसिटर कंप्रेसर को चलाएं, हमें हैवी कैपेसिटर लगाना पड़ता है। अब फॉरन में अगर कोई कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, वहाँ पर अगर 1 टन का 1.5 टन का एसी है, 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 20 माइक्रोफैरड का उसके पैरेलल में लगा देते। इससे एम्पेयर तो बढ़ते हैं, 1-1.5 मैंने देखा है लगा के 1-1.5 एम्पेयर बढ़ जाता है, लेकिन कंप्रेसर चल जाता है। तो पाकिस्तान में अगर किसी को बात करें 1.5 टन का एसी है, 50 माइक्रोफैरड की बजाय 60 माइक्रोफैरड मुझे दे दे, हो जल जाएगी मोटर, मोटर नहीं चलेगी क्योंकि एसी का कंप्रेसर रिटर्न पे चलता है। एसी में अगर बड़ा कैपेसिटर लग जाए तो कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि एसी का कंप्रेसर चलता है रिटर्न पर, ठंडी गैस पर। आपकी मोटर ठंडी रहती है तो कोई मसला ही नहीं पेश आता। वहाँ फॉरन में सारा डबल कैपेसिटर हम लगाते थे, कंप्रेसर नहीं चाह रहा डबल कैपेसिटर लगा दो, कुछ भी नहीं होता था, ना कुछ हुआ है कभी। यहाँ तो हो आग लग जाती। अगर कोई कंप्रेसर आपने लगा दिया 2 साल पहले 1 साल पहले, तो कंप्रेसर नहीं चाह रहा था, आपने डबल कैपेसिटर लगा दिया, साल के बाद उन्होंने किसी और को बुला दिया, कंप्रेसर चल गया, वो कहेंगे जी ये किसने काम किया था, ये तो कंपनी तो जल। अब जल गया तो साल बाद क्यों जला, जलता तो उसी टाइम जलता, जलने के लिए तो 5-10 मिनट आधा घंटा चाहिए, तो ये 1 साल कैसे चल गया। तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर रुझान नहीं है। जो बाहर फॉरन जाते हैं फिर पता चलता है उसका फील्ड कहाँ खड़ी, आप कहाँ खड़े, वहाँ बहुत एडवांस काम है। वहाँ चेकिंग वाली गेम मैंने देखी, शुरू में मैं चेकिंग वाली गेम पे गया, अगले पेड़ तक कर, तो फिर हमें समझ आया उसका दिमाग में फाड़ रखो, फाड़ जहन में है। जैसे एसी का कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, आपके पास वोल्टेज प्रॉब्लम। फिर दूसरी मेन रीज़न देखें, मोटर हीटअप तो नहीं है, मोटर हीटअप है तो कभी नहीं चले, चलने के सवाल ही नहीं पैदा होते। अब उसे ठंडा करें फिर चलाएं। अब ठंडा करते हम कई बार ठंडा करते हैं, कंप्रेसर चल पड़ता। अब ये नहीं है बस कंप्रेसर चल पड़ा, पैसे लें 1000-2000 चले जाए, नहीं शहजादी आपको देखना होगा ये हीटअप मुसीबत क्यों हुआ है। एक बार मेरे साथ फॉल्ट हुआ, उसे 4 चक्कर मेरे लगाया, उसने मुझे नक को नक कर दिया। नक को नक कैसे कर दिया, एसी मैंने लगाया, इंस्टॉल किया, चलाया, बेहतरीन चला, देखा रिटर्न आ रही है, एम्पेयर भी सही है, मैं चला गया। दुकान पे पहुंचा, आधा-पौना घंटा मुझे लगा, पहुंचते ही कॉल आ जाती, वो बंद हो गई। कैसे बंद हो, क्या हुआ, बिजली पूरी आ गई, बिजली पूरी बंद हो गया। फिर वापस किक मारे, फिर वापस गया, तो फिर एसी चल रहा था, उस टाइम में गया, चल ये क्या हुआ। वजह क्या हो रही थी, वजह ये हो रही थी जब मैं वहाँ तक पहुँचता था, वापस आता था, इतनी देर में उसका जो आउटडोर का फ़ैन है वो ठंडा होकर दोबारा चल पड़ता था। मसला क्या आता था कि आधे घंटे पौने घंटे के बाद आउटडोर का फ़ैन हीटअप हो जाता था, हीटअप होकर आग बन जाता था। साफ करें, जब आग बन जाता था वो तो बंद हो गया। अब कंडेंसर के अंदर गर्म फराज कंडेंसर नहीं होते थे, कंडेंसर ऊपर से हवा पंखा बाहर मारेगा तो एसी चलेगा। अब हवा मार भी रहा था कंप्रेसर हीटर, तो उसका रास्ता क्या हमारे पास था, उसका क्या किया, इसका मसला क्या था, हमने उसका फ़ैन मैंने चेंज किया, फ़ैन चेंज किया, जान छुटी, वरना उसने मुझे नको नक मैं जाऊँ कि कंप्रेसर हीटर आग बनाओ कैसे वो चले ना। फ़ैन तो चल पड़ता था, फ़ैन तो ठंडा होकर चल पड़ता था, कंप्रेसर आग बनाओ हीटअप हुआ। अब हीटअप कैसे हुआ, फ़ैन भी चल रहा है, कंडेंसर भी ठंडा जाता है, ये कैसे हीटअप हुआ। तो उसे ठंडा किया, पानी मारे चलाया, चल पड़ा, फिर बैठा 20-15-20 मिनट 25 मिनट से चला गया। फिर मैं जाता, फिर वही मसला, फ़ैन हीटअप हो जाता, फिर बंद, 4 चक्कर उसने लगाए। फिर मैं तंग आके बैठ गया, मसला क्या है, बैठा तो फ़ैन बंद हो गया आधे पौने घंटे बाद। समझिए उसका ये मसला, ऐसे फॉल्ट भी है। तो आपका जब फ़ैन नहीं चलेगा, फ़ैन स्लो चलेगा, कंडेंसर गंदा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, यूनिट ट्रबल बढ़ेगा। देखिए इसमें काफ़ी सारा बहुत बड़ी डिटेल मैंने समझाई है। देखिए कुछ